मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे को देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ जो कि अंधी थी। मेरा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे थे नाकाबिले यकीन सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की ये हालत थी कि मेरे सांस पूरी तरह से चल रहा था। मेरे चेहरे पर पसीने के छूटने लगे थे। ये कैसे मुमकिन था? जानने के लिए एक दिन मैंने माँ के कमरे में कैमरा लगा दिया। मेरी माँ के साथ ये घिनौनी काम मेरे ही। मैंने हथेली से पसीना साफ किया। बड़ी बेयकनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और इनके कमरे से बाहर निकलकर अम्मा का हाथ पकड़ा और क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थी उल्टी होने लगता था। मुझे लगा कि इनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए इन्हें नज़दीक के क्लिनिक पर ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरी आवाज़ गुम होकर रह गए थे। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। मम्मी बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझसे बड़ी हैरानी ये खबर डॉक्टर ने सुनाई क्योंकि इस उम्र की औरतें कम ही गर्भवती होती थी। मैं मम्मी का हाथ थामे गुमसुम सी इन्हें अपने कमरे में ले जा रही थी। कौन हो सकता था? ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था? मेरे बस 3 मर्द थे, मेरा पति, ससुर और छोटा जवान देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी अम्मा पूरा दिन मेरे साथ साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वो किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी, मुझसे बात करती रहती थी। पूरा दिन घर पर ना मेरे पति होते थे और ना ही मेरा देवर और ससुर होते थे। मेरी सास के इंतकाल को 5 साल बीत गए थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी मम्मी की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो इसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरी मम्मी से बस सलाम करने के अलावा वो बात नहीं करता था। मेरे पापा के इंतकाल को 2 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि मैं अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो विधवा थी, अकेले घर पर नहीं रह सकती थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इसके घर बहू के साथ इसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग इसके साथ शादी पर राजी हुए, इनके घर कोई औरत भी नहीं थी, बस 3 मर्द थे। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो मम्मी के लिए एक अलग कमरा मौजूद था। मेरे पति मेरी अम्मी की बहुत इज्जत भी करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था और ससुर बाहर दोस्तों के साथ ही होते थे, रात के वक्त आते थे। इसलिए ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों पर शक करती। लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों के खिलाफ जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल भी रखता था। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर ये बात मैं ससुराल में पूछती तो यकीनन माँ के साथ मुझे भी घर से बाहर कर दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुँची तो अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। इन्हें जैसे ही खबर सुनाती, इनका तो शायद यह सुनकर ही बीपी हाई हो जाता। वो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में उनके साथ बैठ गई। क्या बात है बेटा, कब से चुप होकर बैठी हो? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। हाँ, कुछ नहीं अम्मा, डॉक्टर ने दवा दी है, आप ठीक हो जाएंगी। अम्मा आप आराम करें। ये कहकर मैंने अम्मा को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आकर खाना तैयार करते हुए भी मेरा पूरा दिमाग अपनी माँ की तरफ था। वो आंखों में नहीं देख सकती थी, पर महसूस तो कर सकती थी ना कि कोई इनकी करीब आता है। कौन हो सकता है, मेरा ससुर या फिर मेरा देवर? मेरे दिमाग के तनाव खींचने लगे। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मुझे कोई भी राह नहीं दिखाई दे रहा था।
क्या करूं, किससे बात करूं। पति अपने पापा और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और माँ से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं इन्हें। जब उमर ऑफिस से वापस आए, मेरे लिए गुलाब के फूल के गजरे लाए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी ना सकी। मैं इस मुसीबत से गुजर रही थी, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त की थी। मुझे चुप देखकर उमर मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, चुप क्यों हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो फिर दवाई ले लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। मम्मी की रिपोर्ट अलमारी में छुपा दी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमर कमरे में आई तो मैंने कहा कि मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मुझसे मम्मी की तबीयत के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि उमर, मैं मम्मी के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने ऐतराज़ नहीं किया था। कहने लगे, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ अपनी अम्मी का ख्याल करो। उमर बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे कभी मेरी माँ के मामले में सख्ती नहीं करते थे। मैं मम्मी के साथ जाकर लेट गई। मम्मी सो रही थी, लेकिन नींद में इनकी बुरबुराहट सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। इसका मतलब कोई रात को मेरी माँ के पास आता है, और इनके साथ मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद उमर और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं अम्मी को अपने कमरे में ले आई। मैंने मम्मी से पूछा कि रात को इनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मुझे पहले शक ही मेरे ससुर पर हुआ था। घर में हर वक्त वही मौजूद होते थे, लेकिन फिर यह भी ख्याल आने लगा कि वो 5 व्यक्ति नमाज पढ़ते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा। एक तरफ तो वो हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, दिन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कभी कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता। वो रात तक जागता था। उसकी कमरे से टीवी की आवाज़ें आ रही थी। एक बार मुझसे यह कहने लगा कि आप अपनी माँ जैसी हैं, आपकी माँ बहुत खूबसूरत है, आपकी माँ की बजाय बड़ी बहन लगती है। ये बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिन में कही थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब जहन में आते ही मेरे अंदर ऐसी आग सी लग गई थी जो कि मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके इसके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि इसके साथ कुछ गैर काम किया जा रहा है, लेकिन वो नींद में होती थी। मेरे लिए यह बात एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। शर्म नहीं आती उस शख्स को कि एक अंधी विधवा बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी ये थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। वो मरलाख अच्छे सही, लेकिन अपने पिता के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे, ना ही मानेंगे, क्योंकि जितनी वो मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वो अपने पिता की खिदमत करते थे। वैसे तो मेरे ससुर भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर भी मेरी माँ को नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वो शराफत की आड़ में कर रहे थे वो बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। मुझे याद आने लगा, जब मैं काम कर रही होती थी तो मम्मी मेरे साथ किचन में होती। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूं। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती, और जब इनके कमरे की सफाई कराती तो किचन में अपने लिए वो चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैंने चाय खुद बना ली है। तो मुझे मुस्कुराकर देखकर वो अपना कप उठाए किचन से निकल जाते। उस वक्त तो मुझे यह बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात पर मुझे शक होने लगा था। कभी कभी मेरी रात में आँख खुलती तो उमर कमरे में ना होते। फिर काफ़ी देर बाद वह कमरे में आते। मैं पूछती कि आप कहाँ गए, तो कहने लगते मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद सो जाते हैं तभी आंगन में जाकर पीता हूँ, वरना पिताजी को फ़ौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वो मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती कि वो आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं, वो मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं। मुझे वो सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ इस उम्र में एक बहुत बड़ी तकलीफ़ में पड़ चुकी थी।
एक ऐसी तकलीफ में जिसने वो अनजान था, और मेरे लिए दोहरी तकलीफ थी कि मैं कैसे अपनी माँ को यह सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वो से नहीं सकती थी, ना बताती तो भी ये बात कौन सी छुप सकती थी। मैं चुप थी। अब मैं रोज उमर से बहाना बनाती कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी मम्मी के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे इस शख्स का इंतजार रहता जो मेरी माँ को तकलीफ देने का काम कर रहा था। चंद दिन तो उमर चुप रहा, लेकिन इसके बाद मुँह से तो कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे। लेकिन इनकी नज़रों में मेरे लिए शिकवे साफ नजर आते थे। हमारी शादी को अभी चंद माह हुए थे। मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वो ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वो कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन मैं खुद किसी परेशानी का शिकार थी। मुझे उम्र की इस ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था, और अब तो मैं काम करना भी भूल जाती थी। रात को उम्र के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वो पहले ही मुझसे उखड़े से थे। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गई। गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से से घूर कर बोले कि तुम बस अपनी माँ की खिदमत किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वो ही अहम है। वो उस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। नाश्ते में कैसे बनाती, नाश्ता किए बगैर ही वो ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से परेशान थी। इस पर उमर का रवैया देखकर दिल बर्दाश्त हो गया थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमर का मूड खराब था, इसलिए मैंने मम्मी के कमरे में जाना पूछा ही नहीं। उमर से अपनी गलती की माफ़ी मैंने पहले ही की थी, मगर वो कहने लगे कि माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें समझना चाहिए पूरे दिन तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। वो जल्द से मान भी गए थे, लेकिन अगली सुबह मम्मी कहने लगी कि कल रात को तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई, जब तुम नहीं आती तो वो आता है, और वो रात मेरे लिए परेशान भरी होती है। अम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल ही तो कटकर रह गया था। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कर रहा था? मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई अपना जिस पर मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती और वो आंखों से देख सकती। तब भी मैं इसके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वो एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी मैं लेकर आती थी। मैं भी इसी उलझन में नहीं निकली कि क्या करूं और क्या ना करूं, कि एक बार मुझे अम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठी। मैंने बगल में देखा तो उमर भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरे देवर मेरी मम्मी के कमरे में था, और मम्मी चिल्ला रही थी। अंधेपन की वजह से दाएं बाएं हाथ हिला रही थी, जैसे किसी ने अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। मेरे देवर मेरी माँ के बेड से जरा दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर अजीब नज़रों में देख रहा था। मुझे तो अपनी मम्मी के कमरे में देखकर एक अजीब सा डर लगा। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर झकझोर कर रख दिया था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ घटिया हरकत करते हुए? उसकी तो रंग ही उड़ गई। कहने लगा, भाभी आप क्या बोल रही हैं? मैं तो आपकी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आया था। मैंने कहा कि झूठ बोल रही हो, मुझे देखकर बहाने बना रही हो। तुम रोज़ मेरी मम्मी को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहां पहुंच गए। मेरा देवर अपने गिरेबान मुझे छुड़वा रहा था। मेरा पति भी मेरे पास आ गया। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से में आ गया। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ की जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भागा भागा चला आया। अभी मैं उनसे पूछ ही रहा था कि उन्हें क्या हुआ कि आप आ गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़ाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस पहर तुम चिल्ला रही हो। आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं उमर की बात को नज़रअंदाज कर कहने लगी कि अरमान अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज़ रात को मेरी माँ को बेहोश करके इसके साथ। मेरी बात अभी यहीं तक पहुँची थी कि एक थप्पड़ मेरे मुंह पर बहुत ज़ोर से लगा। मैं दूर जाकर गिरी। क्या बकवास कर रही हो तुम?
जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने वाली। मेरे ससुर इससे भी ज़्यादा गुस्से में थे। कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर, बहन समझकर अपने घर में रखा है, और यह है कि मेरे ही बेटे का इल्ज़ाम रहा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमर से कहा कि मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती, मैं इनका कहीं और इंतजाम कर दूंगा। मैं पहले ही परेशानी का शिकार थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती। अपना घर मैंने शादी होते ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी में वो तो खाली भी नहीं होना था। मैं इस कदर परेशान थी कि चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो उमर मेरे पास ही खड़े थे, कुछ गुस्से में थे। मुझे ड्रिप लगी थी। डॉक्टर उमर का मेरा ख्याल रखने को राय दे रहे थे। वो बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप ख़त्म होते ही वो मुझे घर ले आए, मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया, खुद भी मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी कि जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतजाम ना करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत का तगाजा था कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हें वहाँ ले जाकर सुनने को मिली, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात किसी बेजान पुतला की तरह बैठी सुन रही थी। मेरे लिए यह खबर कि मैं पेट से हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात में मुझे गुजरने पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ़ के हाथों थक चुकी थी। उमर की बात अभी भी जारी थी। कहने लगे, देखो मरियम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे बाप ने हमें औरत की इज्जत करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने अरमान पर लगाया है वो बहुत ही बेहुदा है। बेहतर यही होगा कि तुम उससे माफ़ी मांगो। अब्बा बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी ना मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो ये सोचकर हैरत है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। मैंने उठकर अपनी मम्मी की रिपोर्ट उमर के सामने रख दी और रोने लगी। उमर मेरी रिपोर्ट ली और खोलकर पढ़ने लगा। एक झटका सा तो उसे भी लगा। वो बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। मैं हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए उमर। मेरी माँ कुछ माह से यहाँ मेरे साथ इसी घर में रह रही है और रात को कोई इन्हें नशे की दवा सुंघाकर नींद बेहोश कर देता है। उमर वो देख नहीं सकती, वरना तो पहचान जाती कि कौन है। मैं किस पर शक करूं? उमर, मुझे अरमान से माफ़ी मांगने पर कोई एतराज़ नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए अरमान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मुझे बताओ कि जिस परेशानी में मैं और मेरी माँ है उसका जिम्मेदार कौन? आप मेरे पति हैं। आपकी शराफत की गवाही मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी गैर महफूज कैसे हो गई? इसका कौन कसूरवार है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है, ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का भी भरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक डीएनए की रिपोर्ट दिखा दें, सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो ये भी बता दें कि इससे क्या सजा दी जाएगी। मेरा लहजा तलक सा हो गया था। उमर ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे। मैं यह भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई, लेकिन उमर मुझे खुद अस्पताल ले गए थे और जिस लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ था वो एक जानी मानी लैब थी। कौन था जो मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कर रहा था? उमर ने मेरी माँ को कमरे में एक कैमरा लगा दिया और जैसे एक शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, उमर मेरी माँ के कमरे में चले गए और इसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वो तो वही आदमी था जो कुछ साल पहले माँ से शादी करने के सिलसिले में मेरे घर आया था और माँ ने मना कर दिया था। अम्मी के कमरे की खिड़की पिछली तरफ खुलती थी। वहाँ एक गली थी। वो आदमी वहीं से अंदर आता था। मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर इनके साथ गलत काम करता था। उमर ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया।
मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उमर के साथ जाकर मैं अपनी माँ के लिए डीएनए भी करवा रही थी और फिर ये सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।